दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। बहुत से स्टूडेंट्स का मैंने देखा लास्ट नेम महाजन था और आपका भी लास्ट नेम महाजन है, तो कैसे आपने अपना नाम इन सब बच्चों को दिया? तो उसने कहा, सर मैं अनाथ हूँ, ऑर्फन, मेरे माता पिता के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। यू माइनस योर पेरेंट्स फ्रॉम योर लाइफ एंड टेल मी व्हाट डू यू वांट। कि मैं और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, खुद से प्यार होना चाहिए, खुद से ज़िंदगी का बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। कि लाइफ सक्सेसफुल चाहिए, नो डाउट, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मीनिंगफुल चाहिए। ठीक है। हेलो दर्शकों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज के स्वतंत्रता दिवस के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे देशभक्ति की। तो देशभक्ति का मीनिंग सिर्फ डिवोशन टुवर्ड्स कंट्री ही नहीं होता, पर डिवोशन टुवर्ड्स इट्स फेलो पीपल भी होता है। हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज़ बिन वर्किंग इन द एनजीओ स्पेस एंड प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल लिविंग विद करियर बिल्डिंग फॉर 600 स्टूडेंट्स who are from 20 different regions. उन्होंने 20 साल अपनी लाइफ के डेडिकेट किए हैं टुवर्ड्स बीइंग द वॉइस ऑफ द अनहर्ड। प्लीज़ वेलकम यजुवेंद्र मास्टर। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज पहली बार मैं एक ऐसे इंसान से मिलने वाली हूँ जिसको नेशनल अवार्ड मिला है। नेशनल अवार्ड तो मैंने शायद सपनों में ही देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम एक्चुअली मीटिंग समबडी। सो वेलकम यजुवेंद्र जी। थैंक यू इंद्राणी जी। एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन योर नेशनल अवार्ड। थैंक यू वेरी तो मच। आप बताना चाहेंगे कि किस लिए आपको ये नेशनल अवार्ड मिला? हाँ, पहले तो नेशनल अवार्ड ये राष्ट्रपति जी के हाथों से मिला। ये बहुत ही प्रेरणादायी अवसर था। महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों से दिल्ली में सामाजिक क्षेत्र में जो योगदान दिया है, स्पेशली जो पर्सन्स विद डिज़ेबिलिटीज़ यानी दिव्यांगजन होते हैं और फंस होते हैं, उनके लिए हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए ये अवार्ड दिया गया। और हमें पता भी नहीं था ये अवार्ड हमें मिलेगा या हमने अप्लाई नहीं किया था। इसमें जो हमारी सरकार है वो खुद होकर काम देखकर नॉमिनेट करती है और ये अवार्ड मिला। इससे बहुत प्रेरणा मिली और आगे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पूरे देश में ये काम जाने के लिए और एक ज़रिया मिल गया। आपका जो सफ़र था रिगार्डिंग अडल्ट्स विद डिसेबिलिटी, तो कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? मैं जलगांव ज़िले के एक छोटे से गांव से हूँ और मेरा कॉलेज का एजुकेशन वहीं पर हुआ है। एरेंडोल नाम का गांव है और वहाँ पर पढ़ते पढ़ते मैं एक रूटीन लाइफ था मेरा, यानी बहुत कुछ ख्वाब नहीं थे। पिताजी डॉक्टर थे और रूटीन लाइफ, कुछ ज़्यादा पढ़ाई करना नहीं था, बस खेलना कूदना। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही मेरे ज़िंदगी में एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक लेक्चर के लिए चला गया। पब्लिक स्पीच था, प्रोग्राम था और मेरा दोस्त लेके गया मुझे। मैं हमेशा सोचता हूँ कि दोस्त सही चुनने चाहिए। बहुत से लोग हमारे ज़िंदगी में हम चुन नहीं पाते, मम्मी पापा, रिश्तेदार, ठीक है, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स, लेकिन दोस्त हम चुन सकते हैं। वो मुझे लेके गया, ज़बरदस्ती लेके गया। और वो जो प्रोग्राम था वो था स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी पर। तो मुझे लगा कि थोड़ा समय रुक जाऊंगा और बाद में भाग जाऊंगा वहाँ से, लेकिन उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में बताना शुरू किया। तो आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, ऐसे भी लोग होते हैं। क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि लोग ऐसे भी जीते हैं। हम हमेशा क्या देखते हैं कि लोग सुबह उठते हैं, अपना अपना काम तैयारी करते हैं, काम पर चले जाते हैं, वापस आते हैं, घर में बैठकर बातें करते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सो जाते हैं। तो मैंने पहली बार ऐसा आदमी देखा, सुना उनके बारे में कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी डिवोट कर दी। और क्यों? तो पूरे देश के लोगों का भला हो। और इतने होशियार थे और इतनी स्ट्रगल वाली ज़िंदगी और उसमें से इतना बड़ा काम, और 100 साल के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। तो ये सारा उस दिन ना मेरे लिए बहुत ही अलग अनुभव था। ये विवेकानंद केंद्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद,
ऐसी कुछ संस्था के साथ में जुड़ा और ये मेरे ज़िंदगी में आया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे देश क्या होता है, समाज क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ये समझ में आया। समझ में आने मैंने पहले तो बेसिक जाना कि ओ ऐसा होता ही है, क्योंकि ये कंसेप्ट ही हमें पता नहीं होते, ठीक है, सिर्फ बातों में आते हैं। और वहाँ से मेरा सफ़र अलग ही दिशा में मुड़ गया। तो मैं किताबें पढ़ने लगा, मैं अच्छे अच्छे लेक्चर सुनने लगा और फिर इन्हीं संस्थाओं के साथ कुछ सामाजिक कार्य में जुड़ गया कॉलेज करते करते। तो दो बातें हुई इंद्राणी। एक तो मुझे मैं मिल गया, ठीक है, और मुझे ये पता चला कि समाज, देश और विश्व क्या है, कैसे चलता है। इसे हमारे संस्कृति में कहते हैं को हम सो हम। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है मैं कौन हूँ। अच्छा, कौन है हम और मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ। अच्छा, को हम सो हम। इसका मतलब है मैं कौन हूँ का मतलब मुझे पता चला विवेकानंद जी के विचारों से तब कि उनके एक विचार है, बहुत ज़बरदस्त है। यदि आप मनुष्य हो तो आप महान कार्य करने के लिए ही इस धरती पर आए हो। इफ़ यू आर अ ह्यूमन, ऑल ह्यूमन आर हियर फॉर ग्रेट वर्क, दैट्स वाई दे आर ह्यूमन। वो कहते हैं आप कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आप जो सोचोगे वही आप बनोगे, आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। आप में ही सारी शक्ति विराजमान है। All power is within you. You can do anything and everything, and whatever you think that you will become, you are a great soul. You are not an ordinary person. तो ये ना मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना। लोग बोलते थे तू मीडियम है, तू ठीक ठाक है। ये कह रहे थे ना ना, बाय बर्थ ऑल ह्यूमंस आर ग्रेट। उससे ना मुझे कॉन्फिडेंस मिला, आत्मविश्वास, और दूसरा ये पता चला कि हो सकता है। वो धीरे धीरे क्लियर होते गया 2-4 सालों में। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। पूरी शक्तियाँ खुद में है। जब हम फोकस करते हैं पूरा, तो देखिए आप बहुत कुछ अच्छा हल निकालते हो, अंदर ही होता है सब। तो ये हुआ। और दूसरी एक बात हुई, उन्होंने दूसरा विचार रखा है कि मनुष्य सेवा ही ईश्वर सेवा है, ठीक है। और यदि आप मनुष्य जन्म आपने लिया है, इफ़ यू आर ए ह्यूमन बीइंग, कुछ तो अच्छा, अलग और ज़्यादा समय तक टिके ऐसा करके जाओ, वरना आप में और अन्य प्राणियों में क्या फ़र्क है। ये जो बिल्लियाँ है, कुत्ते हैं, मंकीज़ है, इनमें और हम में फिर क्या फ़र्क हो जाएगा ना। हम आए, यहाँ पर रहे, खुद के लिए जी ले, जितना कंफर्ट आराम करना था कर लिए, और एक दिन चले गए यहाँ से। किया क्या है? ये तो सारे प्राणी करते हैं, आपने क्या किया? तो ऐसा कुछ करके जाओ। तो ये जो 2-3 विचार थे ना इंद्राणी, मैं सोचने लग गया यार कि सही में ये तो सही है। और फिर मेरी ज़िंदगी अलग मोड़ पर चली गई। तो लोग बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि उनको पता चलता है कि पैसा भी काफ़ी नहीं है, और फिर वो इन सब विचारधाराओं के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। और आपने तो कॉलेज टाइम में ही जो लोग एनलाइटनमेंट होता है वो पहले से ही गेन कर लिया। तो आई थिंक यू आर वेरी 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 अहेड ऑफ योर टाइम्स। और ये जो आपकी विचारधारा है, हाउ डिड इट स्टार्ट दिस दीपस्तंभ फाउंडेशन? आपने जो कहा अभी इंद्राणी, बहुत लोगों को यही लगता है कि पहले हम खुद का पूरा ढंग से कर लें। सही बात बताऊं, कभी किसी का ढंग से होता नहीं है। हमारी जो इच्छा है ना, उसका एंड नहीं है। आप कुछ और लोगे, आप कहोगे नहीं इससे और हो जाए तो अच्छा होगा, और हो जाए अच्छा होगा। लोग सोचते ये है कि सब मेरा ठीक कर लूँ, लेट मी गेट सेटल्ड एंड देन आई विल डू समथिंग, थोड़ा सा समाज के लिए करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी एक साथ जीनी पड़ती है। आप ऐसा नहीं करते हो कि 15 दिन दाल खाते हो, फिर वो हो जाए फिर आप राइस खाते हो, फिर आप सब्जी, ऐसा नहीं होता है ना। सब्जी, राइस, दाल, जो कुछ है साथ में होता है। आप रहते हो तो आप सुबह एक्सरसाइज करते हो,
फिर आप काम पर जाते हो, फिर आप आपके फैमिली के साथ रहते हो, फिर आप आपका एंटरटेनमेंट करते हो, फिर ये सब एक साथ होता है ना। ऐसा नहीं होता है कि एक पूरा दिन एंटरटेनमेंट है। दैट इज़ कॉल्ड लाइफ इंटीग्रेटेड वे से जीनी चाहिए। हमारे इसमें यही कहा है स्पिरिचुअलिटी में कि आपका दिन का हिस्सा भी उसी में निकाल लो आप, कि आपके दिन के हिस्से में आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे, कितना समय कंट्रीब्यूट करोगे, कितना पैसा कंट्रीब्यूट करोगे, कितना प्यार कंट्रीब्यूट करोगे सेल्फलेसली। तो ये ज्ञान थोड़ा पहले मिलना चाहिए तो ज़िंदगी बदल जाती है। तो ऐसा कहा गया है हमारे यहाँ, गीता या रामायण जो है, आपको पता होगा कि लोग रिटायरमेंट के बाद पढ़ते हैं। ये 20 की उम्र में पढ़ने की किताबें हैं। ये जीवन का ज्ञान है, ये जीवन समाप्ति का ज्ञान नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा सा ही मिला, लेकिन मुझे जो थोड़ा सा मिला ना, वो मैंने मेरे ज़िंदगी का सूत्र बना लिया और इट वर्क्स। मैं बताता हूँ आपको, इट वर्क्स, इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। जब आप यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर ही रहे तो भगवत गीता का सबसे बड़ा लेसन है डिटैचमेंट। तो ये जो डिटैचमेंट का प्रिंसिपल है वो आपने अपनी लाइफ में कैसे यूज़ किया? क्योंकि आपने अपनी स्टोरी जब बताई थी तो कैसे आपने अपनी लाइफ की कंफर्ट्स और लग्जरीज सब दान दे दिए टू स्टे डिटैच्ड फॉर जस्ट द कॉज। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? गीता में मैंने बहुत पढ़ा नहीं है गीता के बारे में, लेकिन जो पढ़ा है, जो समझा है, वो ये है कि जैसा सबको पता ही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है आप कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लोग पूछते हैं यार कर्म करे, फल की अपेक्षा क्यों ना करे? उसका कारण है कि वैश्विक सत्य है, आप कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा ही, इसमें बदलाव नहीं होता है। आप कर्म करोगे तो आपको फल मिलना ही है। तो यदि वो मिलना ही है तो उसके बारे में क्यों सोचें? क्योंकि आप जब उसके बारे में सोचने लगते हो तो आप आपके फोकस से डाइवर्ट होने लगते हो। वो इच्छाएं मन में आती है, फिर यस नो यानी एंग्जाइटी भी आती है, ना मिले तो क्या होगा, कैसे होगा, और आप उलझ जाते हो। इसलिए कहा है आप एक कुछ तो आइडिया लीजिए, उस पर पूरा फोकस आ जाइए। ये मत सोचिए आपको क्या मिलेगा, क्योंकि आप जो भी करते हो, जितना करते हो, जैसा करते हो, वो वही और वैसा ही उतना ही आपको मिलता है। चाहे आप अच्छा कीजिए, चाहे आप बुरा कीजिए, इसमें किसी के बारे में बदलाव नहीं है, राजा हो या रंक। तो ये यदि सच्चाई है तो क्यों सोचते हो? आप सिर्फ आपका कर्म करो। तो मैंने वो करने की कोशिश की और कुछ निर्माण करना था। वो जो था ना कि कुछ तो करके जाओ अलग, कुछ तो पहचान छोड़ के जाओ। तो वो इतना फोकस्ड हो गया मैं कि मुझे बाकी की चीज़ों का इम्पोर्टेंस नहीं रहा पहले से, बहुत सी मटेरियलिस्टिक थिंग्स का। तो बस शुरुआत इसी से हुई और सोचा कि क्या करना चाहिए। तो मुझे ये भी महसूस हुआ कि आपको यदि किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाना है ना, तो शिक्षा यानी एजुकेशन इज़ अ गेम चेंजर। एजुकेशन कैन चेंज होल लाइफ। वो लेने वाला जो हाथ है ना, वो देने वाला बन सकता है एजुकेशन से। वो पूरा आत्मनिर्भर बन सकता है। और इसलिए मैंने चुना पहले कि हम एजुकेशन में मैं काम करूँगा। ठीक, जैसे कॉलेज मेरा ख़त्म हो गया तो मैं सोचने लगा करियर में क्या करना है। तो मेरा पीएचडी भी शुरू था। मैं ज्ञान प्रबोधिनी में पढ़ा रहा था। वो भी एक बहुत अच्छी संस्था मुझे मिली, जहाँ से मैंने बहुत से वैल्यूज़ लिए। तो मैं सोच रहा था कि ये जो क्वालिटी एजुकेशन है ना, वो जिनके पास पैसे है उनको मिलता है। जिनके पास पैसे नहीं है और टैलेंट भी है, फिर भी वो पीछे रह जाते हैं। तो ये ना मुझे बहुत अनफेयर लगता था, अभी भी लगता है। इट्स नॉट फेयर। हमारे राज्य घटना में भी लिखा है कि आपको प्रतिष्ठा का और सम्मान का अवसर प्राप्त होगा, सबको मिलेगा। आपको अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, सामाजिक न्याय, सब समान, आगे जाने का अवसर। तो मैंने सोचा ये रूरल ट्राइबल बच्चों को नहीं मिलता है, उसके लिए शहरों में आना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा, मैं तब 25 साल का था। तो पूना का सारा मेरा काम मैंने छोड़ दिया। ज्ञान प्रबोधिनी में पढ़ा रहा था, पीएचडी कर रहा था।
वेरी सेटल्ड और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की लाइफ थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये काम नहीं करते, ये तो मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। तो मैंने रूरल ट्राइबल एरिया में वापस जाना चाहा और ये दीपस्तंभ फाउंडेशन की शुरुआत की। तब से लोग मुझे पागल कहते हैं कि ये सब अच्छा वाला काम छोड़कर ये क्या कर लिया और इससे कुछ होता नहीं है। लोगों को पहले ही लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सारी किताबी बातें हैं, ठीक है, ये पहले खुद का देखना चाहिए और ऐसे रूरल ट्राइबल में कुछ होता नहीं है। तो ऐसे माहौल में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ये करना है। और जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन की, मैं मेरी ज़िंदगी भर वही काम करूँगा एंड माई लाइफ वुड बी डिवोटेड फॉर इट। ये मैंने 25 साल का था तब तय कर लिया और इस काम की शुरुआत की। तो अभी दीपस्तंभ फाउंडेशन को 20 साल होने को लगभग है, तो उसमें मुझे पूछना था कि आपका जो मेन विजन था वो था एजुकेशन फॉर ऑल एंड स्पेशली द नीडी। वहाँ से धीरे धीरे ट्राइबल के साथ साथ आप दिव्यांग बच्चों को भी देखने लगे और एडल्ट्स को देखने लगे, तो वो कैसे आपने स्टार्ट किया? देखो, ये जर्नी की शुरुआत हुई थी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसे है। तो तब मुझे ऐसा पता था कि रूरल और ट्राइबल बच्चों को ज़रूरत होती है। देखो क्या होता है, हमें हमेशा ऐसा लगता है हमें जितना पता है उतना ही सच है और उतनी ही दुनिया है। ऐसा नहीं होता है। हमने बहुत कम एक्सपीरियंसेस किए होते हैं। तो पहले 7-8 साल तो मैं रूरल ट्राइबल बच्चों के साथ काम करते रहा, उनका करियर, उनकी पर्सनालिटी, उनके जॉब्स, सब कुछ। एक दिन क्या हुआ, मैं पब्लिक स्पीकर भी हूँ, तो मेरे जगह जगह प्रोग्राम होते हैं। तो डेयर टू ड्रीम, सपने देखो, इस विषय पर मेरा एक प्रोग्राम था। लगभग 1000 लोग आए थे और जैसे प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो कुछ लोग बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, कुछ ऑटोग्राफ्स ले रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ, किसी ने मेरे पीठ पर हाथ रखा, ऐसे टटोल रहा था कोई। तो बड़ा ऑकवर्ड लगा मुझे कि ये क्या है। तो मैंने पीछे देखा तो मैंने पाया कि 2 ब्लाइंड स्टूडेंट्स मुझे ढूंढ रहे थे और मैंने लेक्चर में देखा था कि वो पीछे बैठे हुए थे, ठीक है। तो मैं समझ गया कि वही है। तो मेरे पास आया और मुझे कहा कि सर, महाजन सर ही हो ना? मैंने कहा हाँ। सर, आपने बहुत ही बढ़िया बातें बताई, हमें बहुत इंस्पिरेशन मिला, थैंक यू। उसके बाद उन्होंने पूछा कि सर, क्या हम भी सपना देख सकते हैं? उस दिन ना मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि उन्होंने ये इसलिए पूछा था कि उनके लिए कोई अवसर ही नहीं था। मुझे ये पता चला कि हमारे देश में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें दिव्यांगजन टॉप कर रहे हैं। ये 2013 की बात है, कोई फील्ड नहीं। और मैंने ये सोचा, अरे यार, ये तो इंसान है। और वो विचार क्या था, इफ़ यू आर अ ह्यूमन बीइंग यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ऑल पावर इज विद इन यू। वहाँ डिस्क्लेमर नहीं था, इफ़ यू आर पर्सन विद डिसेबिलिटी देन दीज आर द कंडीशंस, ऐसा नहीं था ना। एवरी पर्सन हु हैज़ ब्रेन इन फंक्शन एक्चुअली, वो मैंने सोचा यार ऐसा क्यों हुआ है। सो 2-3 महीने जब मैंने थोड़ा सा देखा, समझा, तो पता चला हमारे देश में ना दिव्यांगों को ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, कितना बुरा है, और दया की नज़र से देखते हैं, ठीक है। दूसरा, लोगों ने ये गलतफहमी तय कर ली है कि ये कुछ नहीं कर सकते, बस ऐसे ही तय कर लिया है कि ये नहीं कर सकते। और ऐसा लगने से तीसरी बात यह है, इन दिव्यांग बच्चों के लिए पूरे देश में आगे जाने के लिए उन्हें अलग अलग फील्ड में मेन स्ट्रीम हायर एजुकेशन लेने के लिए कोई इकोसिस्टम पूरे देश में नहीं है। तो कैसे जाएंगे? क्या आपने कोई देखा है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और वाइस चांसलर है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है और एमएलए है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है और जज है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है और आईएएस है, अभी अभी होने लगे हमारे यहाँ से। तो कोई नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है जाने के लिए। तब मुझे महसूस हुआ कि अरे, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इन्हें है। और फिर मैंने रूरल ट्राइबल बच्चों के साथ इन बच्चों को भी उनके साथ मिला लिया।
तो एक डिसेबिलिटी फ्रेंडली इकोसिस्टम डिज़ाइन करने के लिए आपका क्या विजन था और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगे? बात ये थी कि जब हमने शुरुआत की इन सारे प्रोजेक्ट की, तो फंडिंग तो होता ही नहीं है एनजीओ के पास जल्दी, लोग जल्दी डोनेट नहीं करते हैं, विश्वास नहीं होता है उन्हें। तो हम ना छोटे छोटे घर, जो भी घर हमें रेंटल मिले पुराने, वो लेते थे और उनमें बच्चों को रखते थे, ठीक है। और वो पुराने घर, एक भी घर एक्सेसिबल नहीं, कोई सुविधा नहीं। तो वहाँ पर ना ये सारे बच्चे जिनको पैर नहीं है वो हाथों पर चलते थे, हाथों से चढ़ते थे, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लगता था। एक कॉन्सेप्ट है जिससे ये प्रोजेक्ट अलग लेवल पर है। वो कॉन्सेप्ट ऐसी है इंद्राणी, ये जो सारे बच्चे हैं ना, ये कोई दिव्यांग, अनाथ और ज़रूरतमंद बच्चे नहीं हैं। ये मेरे बेटे बेटियां हैं, ये मेरे भाई बहन हैं। मुझे ये महसूस हुआ था जब एक लड़की आई थी मेरे पास, तो कोई रिसोर्स मेरे पास नहीं था और मुझे ना कहने की बहुत इच्छा हो रही थी क्योंकि सही में कुछ नहीं था। फिर मुझे महसूस हुआ यदि ऐसा मेरे परिवार में कुछ होता तो क्या मैं उन्हें ना कहता। इसका मतलब ये हुआ यदि कोई बात हमारे परिवार में हो रही है तो मैं मेरी पूरी शक्ति लगा देता हूँ, और यदि वो परिवार से बाहर है तो मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ, ज़रूर करता हूँ, लेकिन एक लेवल के बाद मैं कहता हूँ नॉट पॉसिबल। सो ये सारी बात परिवार की है, ये सारी बात अपना मानने की है। इसीलिए हमारी प्रतिज्ञा में कहा है भारत हमारा देश है और सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में विश्व बंधुत्व की कंसेप्ट है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, क्रिएटिंग अ फ्रेटर्निटी। ये पूरा विश्व मेरा घर है, ये सारे मेरे लोग हैं, आप में मैं हूँ, मेरे में आप है, हम सब एक हैं। तो मैं काम करते करते ये जान रहा था कि ये सारे लोगों ने ऐसा क्यों लिखा है। ये ऐसा ही नहीं कि कुछ चलो यार कुछ अच्छा अच्छा लिख दे। तो ये जब मानूंगा ये मेरा है तो मेरा सोचना, मेरा रवैया, मेरे काम करने का तरीका ही बदल जाता है। तो मैंने माना कि ये मेरे बेटे बेटी है और उनको ऐसे हाथ पर चलना पड़ रहा है, इनको तकलीफ हो रही है, क्या आप सह लोगे ऐसा घर पर? तो हमने सोचा कि इनके लिए एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और हमारे यहाँ लगभग 14 प्रकार के दिव्यांगजन हैं, अलग अलग चैलेंज, अलग अलग डिसेबिलिटी, नो सॉल्यूशन अवेलेबल। तो उनके हायर एजुकेशन और करियर के लिए हम काम करते हैं। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स सारा हमने कर लिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। फिर उनके साथ रहने से जो एक्सपीरियंस आए और ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है एक्सेसिबिलिटी है वो पढ़कर हमने ऐसा चाहा कि हम एक नेशनल लेवल का मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। और 2019 में 20 में उसकी शुरुआत की। एक जगह हमें डोनेशन में आरसी बाफना जी इनके तरफ से मिली और पूरा लोगों के सहयोग से हमने ये राष्ट्रीय स्तर का एक मॉडल प्रोजेक्ट खड़ा किया। तो इसमें कंसेप्ट ये है कि आपकी डिसेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, आपके डिसेबिलिटी के अनुसार एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, ये प्रॉब्लम है। जैसे किसी के पास व्हीलचेयर हो तो उसे हाथ पर नहीं चलना पड़ेगा ना, लेकिन वो व्हीलचेयर कहीं नहीं जा पाती क्योंकि हमारे रास्ते, हमारे घर एक्सेसिबल नहीं है, अप डाउन है, तो वो कर ही नहीं सकते। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ऐसे जिन्हें हाथ नहीं है, जिन्हें पैर नहीं है, जिन्हें एक पैर एक हाथ नहीं है, जिन्हें आंखें नहीं है, जो सुन नहीं सकते, इनके लिए देयर आर मोर देन 72 एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। वो पूरे स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के, फर्नीचर के सोचकर हमने 3.5 सालों में ये 1 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन किया। और ये 3 एकड़ का प्रोजेक्ट देश में नहीं, अभी विश्व में हायर एजुकेशन में ऐसा एक्सेसिबल और इंक्लूसिव रेसिडेंशियल मॉडल कहीं पर नहीं है। तो ये बना क्योंकि उसकी सोच थी कि ये हमारे हैं, और हमने ये सोचना चाहिए कि दूसरों को क्या दुख दर्द है, इसे कहते हैं एम्पैथी, ठीक है ना। लोग इतने खुद में ही उलझ गए हैं, दूसरों के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं है, और समय भी मिल जाए तो वैसे
सोचने की आदत ही नहीं रही है। तो ये सोचने से हमने ये पूरा एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। एक्सेसिबिलिटी के साथ साथ आपने बाकी सारे बच्चों को एक्सेप्टेबल भी किया है, क्योंकि क्या बात है, आपका जो रूम्स आपने हमें दिखाया था उसमें सबके स्टैंडर्ड्स और कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? एक बहुत अच्छी बात की है इंद्राणी आपने। एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी चाहिए, एक्सेसिबल फर्नीचर चाहिए, और सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले एक्सेसिबल हार्ट्स चाहिए। आपका मन पहले एक्सेसिबल चाहिए उनके लिए, सबके लिए, तब ये होता है। तो हमने क्या किया, ये सारे रूरल, ट्राइबल, अर्बन स्टूडेंट्स, उनके साथ 14 प्रकार के दिव्यांगजन, उनके साथ ऑर्फन्स, ट्रांसजेंडर्स, ये सारे एक साथ रहने लगे। इसे कहा जाता है इंक्लूसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी। वर्ल्ड वाइड इट इज़ मोस्ट आइडियल मॉडल, जो बहुत कम जगह देखने मिलता है। और हायर एजुकेशन और मेन स्ट्रीम एजुकेशन में तो ये एक ही मॉडल हमारा अभी भारत में है। तो इसमें हमने क्या किया, देखो क्या होता है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है ना, उनके सारे दोस्त विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। अंधजन आप देखोगे, सारे अंध लोग साथ में रहते हैं। जो व्हीलचेयर बाउंड है ना, उनके सारे दोस्त व्हीलचेयर बाउंड होते हैं। जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, उन्हें तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, आप ये भी देखिएगा, जितने ट्राइबल बच्चे हैं ना, उनके दोस्त भी वो ट्राइबल ढूंढते हैं। वो उनके दोस्त भी सारे ट्राइबल ढूंढते हैं। इसका कारण है, हमारे यहाँ संस्थाएं भी वैसी ही है, सिर्फ ट्राइबल की संस्था, सिर्फ अंधजन की संस्था। हमने ये पाया कि इससे उनकी डेवलपमेंट नहीं होती है, एक्सपोजर नहीं बढ़ता है, ज्ञान नहीं बढ़ता है, एक्सपीरियंसेस बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं। इसलिए हमने ये इंक्लूसिव मॉडल रखा। और इसमें जैसे हमने हॉस्टल में भी रूम किए हैं, तो 8 लोगों की एक रूम है। ठीक है, तो उस रूम में एक ऑर्थोपेडिक है जिसके दोनों पैर नहीं है, व्हील चेयर पर है। दूसरा ऐसा है जिसका एक हाथ नहीं है। तीसरा ऐसा है जो देख ही नहीं पाता, विजुअली इम्पेयर्ड है। 2 स्टूडेंट ऐसे जो रूरल ट्राइबल एरिया से आए हैं। एक स्टूडेंट ऐसा है जो हियरिंग इम्पेयर्ड है। तो ये सारे एक साथ रहते हैं। अभी एक साथ रहने से क्या होता है, पहले तो एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। आपको पता है ना, हमारे यहाँ यानी ह्यूमंस में ऐसा है, सबको लगता है मेरा दुख सबसे ज़्यादा है। ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरा प्रॉब्लम क्यों इतना है, हे भगवान मेरे बारे में क्यों, ऐसा ही लगता है। ये कौन लोग हैं पता है आपको, जिन्होंने दुनिया देखी नहीं है, समझी नहीं है, उन्होंने दुनिया महसूस नहीं की है। आप यदि देखोगे बाहर, आंखें खुली करके, दिल खुला करके, तो आपको पता चलेगा दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। पहला ये महसूस होता है यहाँ पर सबको, क्योंकि उन सबको पहले लगता है नहीं नहीं मेरा ही प्रॉब्लम है, फिर पता चलता है नहीं सबको प्रॉब्लम है। दूसरा, वो एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं। जो पढ़ नहीं सकता ना, उसे जिसको दोनों पैर नहीं, वो पढ़ के दिखाता है। ठीक है, फिर जो चल नहीं सकता, वो एक पुरानी फिल्म थी देखो, उसमें था, जो चल नहीं सकता है ना, उसे दिशा दिखाने का काम वही करता है। तो ये सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ पढ़ते हैं, रहते हैं, तो इनका एक्सपोजर बहुत बढ़ जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है और सोच बदल जाती है। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंक्लूसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन। आपके रेजिडेंशियल लिविंग में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? दीपस्तंभ फाउंडेशन मनोबल जलगांव में लगभग 320 स्टूडेंट है। पूना में 200 स्टूडेंट्स है, और दिल्ली में अभी शुरू हुआ है, वहाँ 90 स्टूडेंट्स है। तो लगभग 600 स्टूडेंट्स बेटे बेटियाँ हमारे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का मैंने देखा लास्ट नेम महाजन था, और आपका भी लास्ट नेम महाजन है, तो कैसे आपने अपना नाम इन सब बच्चों को दिया? मैं ये सोचता हूँ कि आप जब लोगों में जाते हो, सफ़र करते हो, तो आप समझने लगते हो और आपको बहुत सारी बातें पता चलती है। ऐसे ही मेरे इस सफ़र में एक बेटा मुझे मिला, मुझे मिलने ही आया था, और मैंने उसको पूछा कि यार अभी अभी आए हो तो चलो पहले खाना खा लो, बाद में बात करेंगे, क्योंकि खाना खाने का समय था और मैं वहीं पर जा रहा था। तो मैंने जैसे उसको ये बोला ना, वो फूट फूट कर रोने लगा, और आई वॉज शॉक्ड कि यार ऐसे क्या है, मैंने तो खाना खाने की बात की। तो 1 मिनट के बाद वो रुका, और रुकने के बाद मैंने कहा क्यों बेटा, क्या हुआ? तो उसने कहा सर मैं अनाथ हूँ, ऑर्फन,
मेरे माता पिता के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और 18 साल तक मैं गवर्नमेंट के ऑर्फनेज में रहा। अभी वहाँ से मुझे बाहर आना पड़ा लीगली। अभी मेरे पास कोई काम नहीं, कोई विश्वास नहीं रखता, और मुझे ना पढ़ने की बहुत इच्छा है। तो मैंने आप संस्था के बारे में सुना, इसलिए मैं मुंबई से विदाउट टिकट आया हूँ। तो उसने ऐसे हाथ जोड़े कहा प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। उस दिन क्या हुआ, ये मुझे समस्या पहले से पता थी, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि मैंने ये सोचा कि इसकी जगह मैं होता तो क्या होता। ऐसा कहा है कि यदि आपको एम्पैथेटिक बनना है तो सामने वाले के जूतों में जाकर सोचने की आपको आदत चाहिए। मैंने ये सोचा उस दिन इंद्राणी कि कैसा लगता होगा ऑर्फन होना। क्या आप सोच सकते हो? अभी ऐसा कुछ सेकंड के लिए सोच लीजिए कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। माँ बाप, योर हस्बैंड, योर वाइफ, बेटे बेटियाँ, मौसी चाचा, भाई बहन, कोई नहीं है आपका। आप अकेले हो, 2-4 ही लोग हैं जो आपको जानते हो। कैसा लगेगा आपको? यू नो, वी कांट इवन इमेजिन, वी कांट थिंक इवन। तो उस दिन ना मैं ऐसा हो गया, ओ माय गॉड, ये क्या डेंजरस बात है। तो फिर मैंने उसको पूछा कि ठीक है यार, कुछ करते हैं, क्योंकि हमारे देश में 18 साल के ऊपर जो ऑर्फन्स होते हैं एंड इवन दिव्यांगजन, उनके लिए कोई रेसिडेंशियल एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की सुविधा नहीं है। तो मैंने सोचा कि ठीक है कुछ करते हैं। लेकिन मैंने उसे पूछा कि क्यों यार तुम रो क्यों रहे थे? मैंने तो आपको खाना खाने के लिए पूछा। तो उसने जो जवाब दिया, आफ्टर दैट आई क्राइड अ लॉट इंद्राणी। उसने कहा था कि सर, जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे इतने प्यार से बेटा कहा है। तो मुझे ही नहीं समझा कि मैं क्या करूं, और मैं रो पड़ा। मैं इतना रोया उस दिन। इट वॉज नॉट आउट ऑफ पिटी, उस पर दया नहीं आई मुझे, इसलिए नहीं रोया मैं इसलिए रोया कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे माँ बाप मिले, प्यार मिला। आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड आई क्राइड दैट डे कि क्या चाहिए। और यू माइनस योर पेरेंट्स फ्रॉम योर लाइफ एंड टेल मी व्हाट डू यू वांट। यू नो, यू कांट आस्क अ सिंगल थिंग। You would say, no, I need my parents, I need my people, I need relationship. तो उसी दिन से मैंने तय किया कि इसके आगे हमारे यहाँ जो रूरल, ट्राइबल और दिव्यांग बच्चे हैं, उनमें ऑर्फन भी रहेंगे। बहुत बोल्ड स्टेप था वो, क्योंकि 18 साल के ऊपर जो लड़के और स्पेशली लड़कियाँ होती है, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, रेसिडेंशियल कोई नहीं। और इसलिए उनके बहुत बुरे हालात होते हैं पूरे देश में। यू इमेजिन a girl of 18 or boy of 18, nobody is in the world to guide or to mentor or to love. क्या होता होगा? तो उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया, इसके बाद जितने ऐसे ऑर्फन बेटे बेटियाँ आएंगे, उनका माता पिता हम बनेंगे। फिर वो आते हैं, उन्हें हम मेन स्ट्रीम का एजुकेशन देते हैं, अवसर देते हैं। थोड़ा समय लगता है इसमें, सारी बातों में ना बहुत चैलेंजेस है। उन्हें कुछ भी करवाना हो तो समय लगता है, क्योंकि बैकग्राउंड ही नहीं है। आप मैं जल्दी समझ जाते हैं क्योंकि हमें बैकग्राउंड मिला है 20, 25, 30 साल का। लेकिन पेशेंस के साथ काम किया तो होता है। फिर क्या होता है, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि माँ बाप कौन है। कुछ बच्चों को पता होता है क्योंकि उनके माता पिता जल्दी गुजर जाते हैं और ऑर्फन हो जाते हैं। जिनको पता ही नहीं है तो उनके नाम होते हैं राज, मोहिनी, पंकज। तो होता क्या था, ये बच्चे हमारे साथ बहुत कॉन्फिडेंट रहते थे और जैसे ही बाहर जाते थे एकदम से मायूस हो जाते थे। बाद में पता चला, क्योंकि लोग पूछते हैं कौन हो, कहाँ से हो, माता पिता का नाम क्या है, तो हमेशा कहना पड़ता है मैं ऑर्फन हूँ, मेरा कोई नहीं है। अब ये हमेशा बोलते रहो तो क्या होगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि जिनको ऐसे, वो तो है ही मेरे बेटे बेटियाँ, तो नाम देने में क्या प्रॉब्लम है। तो फिर उनको नाम भी दे दिया, राज यजुर्वेंद्र महाजन, पंकज यजुर्वेंद्र महाजन, मोहिनी यजुर्वेंद्र महाजन। आपको बताऊं, सिर्फ ये इतना चेंज भी किया तो उनका पूरा ऑरा बदल गया, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल चला गया और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से और खुश रहने लगे। तो इसलिए पूरा उनके लिए ये घर है। ये बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं,
एक बच्चा अभी फॉरेस्ट ऑफिसर बना है, एक ने बहुत अच्छे कॉलेज से एमबीए किया है, इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस में, और फिर उनकी हम शादी कराते हैं। आपको पता है उनकी शादी भी ढंग से नहीं होती, पहले होती थी, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं है घर में। अभी हम बहुत जिम्मेदारी से शादी करवाते हैं, प्रॉपर मैच करके, और फिर ये लड़कियां ससुराल चली जाती है। और पता है हर साल 2 बार मैके के लिए वो यहीं पर आती है, उनके घर दीपस्तंभ मनोबल। अभी अभी एक प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, और हमसे भी ज़्यादा अच्छा उन्हें लगता है, क्योंकि वो एक बहुत अलग फीलिंग होती है। तो इस प्रकार से ये ऑर्फन बच्चों के साथ काम चलता है। इन स्टूडेंट्स के लिए जब ये आते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि उनमें कॉन्फिडेंस काफ़ी लैक करता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे करते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल है। कॉन्फिडेंस कब कम होता है? जब आप कुछ नहीं हो ऐसा आपको लगता है और बाकी के लोग बहुत कुछ है, इसलिए कॉन्फिडेंस कम होता है। ठीक है, तो इनमें भावना क्या होती है? मैं दिव्यांग हूं इसलिए मैं कुछ नहीं हूं, मैं ऑर्फन हूं इसलिए मैं कुछ नहीं हूं। तो ये होती है जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है ना, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिक स्टेज है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो एक बहुत ही अच्छी कंसेप्ट मैं बताता हूँ बच्चों को, जो फिर से हमारे भारतीय संस्कृति से ही है। उनको मैं बताता हूँ कि यू आर नॉट योर बॉडी, आप आपका शरीर नहीं हो। तो पूछते फिर मैं कौन हूँ? ठीक है, तो आपके जो विचार होते हैं, आपके जो कार्य होते हैं, वो आप हो। बॉडी इज जस्ट अ मीडियम, यू आर नॉट योर बॉडी। हम क्या करते हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे बॉडी से रिलेट करते हैं। मैं कैसे दिखता हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, मेरे पास क्या क्या है। नाउ अब ये बॉडी पर भी अलग और आ गया, एक और अटैचमेंट, मेरे पास क्या क्या चीज़ें। एक्चुअली आई एम नॉट दैट पर्सन। मैं जो सोचता हूँ मेरे बारे में और विश्व के बारे में, और जो मैं काम करता हूँ, वो मैं हूँ। हम कोई इंसान चला जाए तो ये नहीं सोचते हैं कि वो कैसे दिखता था, उसको कितने हाथ थे, उसको कितने पैर थे, ये नहीं बोलते हैं। इवन हमारे घर के लोगों के बारे में हम याद करते हैं, दादा दादी को हमारे, जो आज नहीं है शायद, तो बोलते वो कितना प्यार करती थी, मेरे दादाजी कितनी मेहनत करते थे, मेरी दादी की सोच इतनी अच्छी थी कि जब घर में काम करने वाले थे उन सब के बच्चों की पढ़ाई मेरे दादी ने करवाई। देखो आप उनके वैल्यूज़ के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनकी कैसी जीवन शैली थी उसके बारे में बात करते हैं। आप ऐसा नहीं कहते थे कि वो कितनी अच्छी दिखती थी या मेरे दादाजी की हाइट कितनी बढ़िया थी। ये नहीं बातें इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वैसा है ही नहीं। तो वैसे इन बच्चों को, उनको एक पैर नहीं है इसलिए बुरा लगता है। तो मैं कहता हूँ ये पैर नहीं है, ये आपके 1000 बातें जो आपको है उसमें से एक बात नहीं है सिर्फ, तो वो छोड़ दो। दैट इज़ नॉट योर लाइफ। अभी जो बाकी की आपके साथ 999 बातें हैं, उसके साथ आप क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो। ये नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा उनमें पहले तो सेल्फ रिस्पेक्ट आता है। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है कि मैं और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। खुद से प्यार होना चाहिए, खुद से ज़िंदगी का बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। मैं हमेशा पूछता हूँ उनको दूसरा कि 24/7 और पूरी ज़िंदगी हमने खुश क्यों रहना चाहिए? एक ही रीज़न है, वन सिंगल रीज़न फॉर ऑल people in the world. Every time you must be happy, satisfied and enthusiastic. And the reason is you are not dead. You are alive. This single reason is very much sufficient. बाकी कोई कारण नहीं देने चाहिए किसी ने। I am alive. या फिर बताओ मर जाओ, चलेगा? तो कहता नहीं नहीं वैसे नहीं चलेगा। So you are alive. Be happy. Love it. Love your life. और फिर उसके बाद उनका सेल्फ रिस्पेक्ट ठीक होता है। ये और भी देखते हैं कि अरे मेरे दोनों हाथ नहीं है, लेकिन सामने जो है उसके तो दोनों आंखें नहीं है, और ये दोनों मिलकर ये देखते हैं कि ये जो सामने मेरा दोस्त है ना, इसने माँ बाप ही नहीं देखे। तो जिंदगी में हर इंसान के
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, देयर आर अप्स, देयर आर डाउन्स, कुछ बातें कम है, कुछ बातें ठीक है, कुछ बातें अच्छी है। देन दे लर्न दिस सबक ऑफ लाइफ, लेसन ऑफ लाइफ, दैट दाई नेम इज लाइफ। जिसके पास सब कुछ ऐसा हमें लगता है, उसके पास भी कुछ नहीं है। तो कुछ जो नहीं है उसे छोड़ दो, जो है उसके साथ हम क्या करेंगे उसके बारे में सोचते हैं। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात तो मैंने बता दी आपको कि वी आर बॉर्न ग्रेट, वी आर ह्यूमन, वी कैन थिंक। एनिमल्स, चींटियाँ नहीं सोच सकती, तो चलो करते हैं, कर सकते हैं हम। और फिर वो करना शुरू करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास आ जाता है। आत्मविश्वास तब आता है इंद्राणी जब आप कृति करते हो। सोचने से सिर्फ आत्मविश्वास नहीं आता है। जब यहाँ आने के बाद वो बच्चे कुछ एग्ज़ाम पास करवा लेते हैं, वो पढ़ते हैं तो उन्हें वो आता है। जैसे मेरे यहाँ विजुअली चैलेंज बच्चे हैं मेरे, तो पहले तो उन्हें टेक्नोलॉजी पढ़ाया नहीं गया, साइंस पढ़ाया नहीं गया, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ाया नहीं, तो उनको आत्मविश्वास ही नहीं है। देखो, आपको जब कुछ पता होता है ना तो आप बड़ा कॉन्फिडेंस महसूस करते हो, है ना। और आपको कुछ पता नहीं है तो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, ओके। तो उनको पता चलता है, हियर दे यूज़ टेक्नोलॉजी, दे यूज़ एवरीथिंग, दे कैन डू सो मेनी थिंग्स। जो हम करते हैं वो सब वो कर सकते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है। अभी मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, इस साल तो 7 स्टूडेंट्स IAS IRS बने हैं। मेरा एक बेटा IIM में है, इस साल 2nd ईयर है उसका, ही इज़ विजुअली इम्पेयर्ड। मेरा एक बेटा है जिसके दोनों हाथ नहीं है। और ऐसा भी होता है कि क्रॉनिक डिसेबिलिटी भी है और माता पिता भी नहीं है। यू इमेजिन अ गर्ल विजुअली इम्पेयर्ड भी है, बहुत गरीब है और ऑर्फन भी है, माता पिता के पता नहीं। ऐसी मेरी बेटी आज बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर है। दोनों हाथ नहीं है और माता पिता नहीं थे, अभी मैं माता पिता हूँ। तो वो मेरा बेटा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो टेबल के साथ बैठता है तो उसका स्क्रीन आगे होता है, ठीक है, और जो कीपैड होता है कंप्यूटर का वो पैरों के नीचे होता है और वो ऐसे काम करता है। आप देख लेना कभी, TCS में काम करता है। तो इससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है, उनके जैसे प्रॉब्लम में जो है चैलेंज, ऐसे हज़ारों लाखों बच्चों का भी देश भर में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इनको देखकर। और हमारे जैसे लाखों लोगों का बढ़ रहा है जिनको वैसे फिजिकल चैलेंज कुछ नहीं है, लेकिन वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि चैलेंज ये है या हम हैं। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमारे पास कंप्लेंट की कमी नहीं है, और इनके पास हाथ पैर आंखें माँ बाप नहीं है और ये इतना काम कर रहे हैं। तो इससे ये इम्पैक्ट हो रहा है कि लाखों लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एक्सेसिबल एजुकेशन, ये टेक्नोलॉजी और विज्ञान ये कैसे एक दिव्यांग स्टूडेंट को हेल्प करते हैं? स्पेशली VI स्टूडेंट जो होते हैं, यानी अंधजन, वो पढ़ ही नहीं पाते हायर एजुकेशन, क्योंकि वो पूरा ब्रेल पर डिपेंडेंट थे। और ब्रेल की किताबें, आप यदि CA कर रहे हो, UPSC कर रहे हो, MBA कर रहे हो, तो एक किताब इतनी होती है, इसका मतलब ब्रेल की किताब इतनी हो जाएगी। तो ब्रेल गलत नहीं है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस है हायर एंड एजुकेशन में। तो हमने USA के और इंडियन भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर लाए, ऐसी टेक्नोलॉजी लाई कि जो 6 महीने हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो पढ़ने के बाद वो कंप्यूटर, लैपटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल हम जितना यूज़ करते हैं उतना कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी से, सॉफ्टवेयर से। और उसके बाद उनका जो कोर्स है, फॉर एग्जांपल UPSC का कोर्स है या लॉ का कोर्स है, तो उसका जितना स्टडी मटेरियल है वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में उस लैपटॉप में डाल देते हैं। तो वो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर से ये बच्चे उनकी पूरी पढ़ाई चाहे उतना समय अपने आप कर सकते हैं, उसको किसी की ज़रूरत नहीं। पहले क्या था कि जैसे मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ तो आपको लगेगा कि चलो कुछ काम करते हैं सोसाइटी के लिए, फिर आप आओगे और मेरे लिए पढ़ोगे, फिर मैं वो रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है। आप कितना पढ़ोगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, उसके आगे कैसे पढ़ोगे? फिर उसके बाद मैं बैठा रहूँगा, कोई आएगा उसकी राह देखूँगा। ऐसे नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ऐसे नहीं होता है हायर एजुकेशन और करियर। तो अब ये बच्चे इंडिपेंडेंट बने। हमारी इच्छा है ये बच्चे, इनका आत्मसम्मान बढ़े, इनका आत्मविश्वास बढ़े और ये आत्मनिर्भर हो, इंडिपेंडेंट बने हर बात में, ना कि सिर्फ करियर में, निजी ज़िंदगी में भी, एजुकेशन में भी, करियर में भी वो इंडिपेंडेंट बने, खुद कर पाए सारा। एक्सेसिबिलिटी का वही है ना, ये पूरे
इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई किसी को उठाता नहीं है, कोई किसी को ढकेलता नहीं है, कोई किसी को सहारा नहीं देता है, वो अपने आप इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर जाते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे अपने आप टैक्टाइल जैसे लगाए उससे जाते हैं। वैसे ही पढ़ाई मैं अपने आप करूँगा। तो टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त रोल है। आपको पता है मेरे बेटे बेटियाँ खुद का रिजर्वेशन कर सकते हैं, वो सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मोबाइल से करवाते हैं, उनके खुद के विजुअली इम्पेयर्ड ऑर्थोपेडिक। वो सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से जैसे आप और हम लेते हैं वो करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। दिस इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। आपकी जो क्लासरूम्स है वो भी इंक्लूसिव है, मैंने देखा स्टेप्स पे है और हर एक जो कुर्सी है वो अलग अलग रंग की है, तो उसका क्या थॉट प्रोसेस था? इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूसिव क्लासरूम भी चाहिए। सारे बच्चे साथ में पढ़ेंगे, साथ में वहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे। तो हमारे ट्रेनर्स को ये बताया गया है कि इनको साथ में पढ़ाना कैसे है। फिर उनकी बैठने की जगह तय है, ठीक है। व्हीलचेयर बाउंड आगे बैठेंगे, हियरिंग इम्पेयर्ड साथ में बैठेंगे विथ वन इंटरप्रेटर। वीआई और एचआई के लिए सारे स्क्रीन में सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं। तो इस प्रकार से वो एक साथ पढ़ते हैं। सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए हमने लर्निंग लैबोरेटरी बनाई है, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट एक साथ बैठकर नहीं पढ़ पाते, बिकॉज देयर आर मोर चैलेंजेस। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव सेट अ वंडरफुल टेक्नोलॉजी लैब एंड लर्निंग लैब। सक्सेस की क्या परिभाषा है अकॉर्डिंग टू यू? मेरे लिए ना सक्सेस ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए एक सेट फार्मूला है, वेरी सिंपल। जो भी वो कर लेना उसे सक्सेस मिल जाता है। आप एक गोल सेट कर लीजिए, उस पर पूरा विश्वास रखिए। पहले तो खुद विश्वास रखिए कि ये होगा, उसके बाद ढंग से प्लान कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो प्लान किया है ना वो एग्जीक्यूट होने के लिए 100% खुद को झोंक दीजिए वहाँ पर। 100%, 99 नहीं, ठीक है। जब तक आपको प्राप्त नहीं होता है सक्सेस, करते रहिए। प्रॉब्लम आएंगे, सॉल्व करते रहिए। आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो इम्प्रूवमेंट कीजिए, फिर से वही करते रहिए। बस ये सक्सेस का फार्मूला है। मेरे लिए ना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सक्सेस तो हो ही जाते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि लाइफ सक्सेसफुल चाहिए, नो डाउट, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मीनिंगफुल चाहिए, ठीक है। वैसे जैसे ही सक्सेसफुल इंसान के यहाँ हमारे यहाँ बहुत ही रिस्पेक्ट से देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि ये सक्सेसफुल है लेकिन ये सक्सेसफुल कैसे बना है, ठीक है। इसका मतलब सक्सेसफुल पर्सन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अच्छे इंसान हो। आप यदि सक्सेसफुल हो और आप अच्छे इंसान नहीं हो तो यू आर अ ज़ीरो, बिग ज़ीरो। और आप अच्छे इंसान हो और दुनिया की नज़र में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो, चलता है, कोई बात नहीं है। और वैसे ही सक्सेसफुल लाइफ से मीनिंगफुल लाइफ जो मैंने इस पूरे मेरे जर्नी में पाया है, और कुछ अच्छे विचार जो है हमारे देश में, वैश्विक विचार कुछ है, उसमें ये लिखा गया है कि लाइफ शुड बी मीनिंगफुल। यानी आपकी ज़िंदगी में आप कितने लोगों के ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करते हो सेल्फलेसली। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बिकॉज आप सेल्फिश हो तो इट इज़ बिजनेस। बिजनेस इज़ नॉट बैड, लेकिन मैंने कुछ दिया, मैंने कुछ पाया, बात तो बराबरी की हो गई। मैंने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं पाने की इच्छा रखी और बस मैं करते गया। इसे हमारे देश में और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। जो त्याग करते हैं ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है हमारे देश में। ये ऋषि मुनि संत, ये महाराज साहब आते हैं, सारे जैन मुनि आते हैं, क्यों इनको इतना रिस्पेक्ट है? उन्होंने सब छोड़ दिया है और इनका काम एक ही है, हालांकि सब नहीं, लेकिन जो ये अच्छे इससे काम करते हैं कि सबका भला हो, है ना। आपकी प्रॉब्लम आप लेके जा रहे हो, वो खुले मन से, सेल्फलेस मोटिव से वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे लोगों के लिए हाईएस्ट रिस्पेक्ट होता है। इसका कारण एक है, जब आप ऐसे काम करते हो तो लाखों लोगों के ज़िंदगी में बदलाव आता है, खुशियाँ आती है। तो ऐसा मीनिंगफुल लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बने, ऐसा सबने सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि यही किया तो आप अच्छे हो, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन हमारे यहाँ तो सारे धर्मों में ये भी बता दिया है, कम से कम 2% आपकी ज़िंदगी आपने सेल्फलेस कॉज के लिए देनी चाहिए। हर धर्म में दिया है, एवरी धर्म, एवरी रिलीजन। 2% समय, 2% पैसा, 2% भाव, 2% सारा, ये मिनिमम वाली बात है। जिसे इससे ज़्यादा खुशी पानी है, इससे ज़्यादा मीनिंगफुल करना है, तो वो तो 100% तक जा सकता है। तो मैं अभी 80% तक हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग कब खुश होंगे, ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, हमारा समाज कब अच्छा होगा, जब सब ऐसा सोचने लगेंगे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल काम करना है, क्रिएशन करना है, सॉल्विंग करना है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप कुछ क्रिएट करते हो, ठीक है, आप सेवा करते हो, तो आप एक अलग स्तर में चले जाते हो। ये नहीं कर रहे हो और सिर्फ मैं, मेरा खुद का अच्छा, इतना ही कर रहे हो, तो ये बुरा नहीं है, लेकिन ये ठीक है, यानी इट्स ओके। आप आएंगे चले जाएंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक एनजीओ स्टार्ट करने के लिए किसी का अगर मन हो स्टार्ट करने का, तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? पहले तो ऐसा मन में भाव आना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें सेल्फलेस मोटिव चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आपको जिस फील्ड में रुचि है, उस फील्ड में जो एनजीओ काम कर रही है, ऐसी एक अच्छी एनजीओ ढूंढिए और वहाँ पहले एक्सपीरियंस लीजिए। सिर्फ मन में भाव है, इच्छा आ गई इसलिए चलो कुछ करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस फील्ड में काम कैसे करते हैं और ओवरऑल ही एनजीओ चलाने में कितनी चैलेंजेस आती है, या फिर कैसे काम का तरीका होता है, इसीलिए पहले काम करना चाहिए। जैसे पहले जब आप सही में एनजीओ की काम करोगे तो फंडिंग ही नहीं होती है। मैंने 2005 में शुरुआत की थी। मेरे पिताजी बहुत जल्दी गुजर गए 2001 में ही। तो हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, एक घर था, खेती थी, लेकिन पैसे नहीं थे साथ में। तो मैं लेक्चर दिया करता था, उससे जो पैसे आते थे उसी से मेरा घर चलता था। माँ थी तब साथ में सिर्फ, और उसी लेक्चर्स के रेम्यूनरेशन से मैंने ये एनजीओ शुरू की। एक छोटा सा घर लिया रेंटल और वहीं पर काम शुरू किया। काम जैसे बढ़ते गया, मैं ज़िंदगियाँ देखते गया लोगों की। इतने चैलेंजेस थे, स्पेशली कुछ लड़कियों के, कि मुझे लगता था नहीं काम और बढ़ाना चाहिए, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है शुरुआत में, पैसे नहीं रहते थे। तो मैंने मेरी शादी की, तो शादी मैंने रजिस्टर मैरिज की। बहुत बड़ी शादी होती है नहीं तो हमारे यहाँ बहुत पैसा खर्चा होता है। वो गलत है ऐसा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन थोड़ा है ही गलत, ठीक है। तो मैंने रजिस्टर मैरिज किया और उसमें से जो पैसे बचे उसमें से 10 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी ले ली पढ़ने की, और 1 साल में वो सारे 10 स्टूडेंट क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर बन गए। फिर 200-400 बच्चे आ गए पूरे महाराष्ट्र से, और जब उनकी स्टोरीज़ मैंने सुनी, आप विश्वास नहीं रखोगे, इतनी बुरी तरीके से ज़िंदगी, और फिर भी वो परफॉर्मेंस दे रहे थे। मैं किसी का दुख ज़्यादा देख नहीं सकता। पहले लगता है कि मेरा सब कुछ दे दूं, लोग बाद में देंगे, उनकी इच्छा होगी, लेकिन मैं उन पर डिपेंड नहीं रहूँगा। तो 2008-9 में मैंने क्या किया, हमारा घर था वो मैंने बेच दिया और मैं रेंटल घर में रहने चला गया। उससे जो पैसे आए उससे लगभग 200 बच्चों को हम अडॉप्ट कर पाए। तो जब वो काम ऐसे बड़ा दिखा, तब फिर समाज में जो बहुत संवेदनशील लोग थे वो साथ आने लगे, काम बढ़ते गया। तो मुझे बोलना ये है कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, इसलिए ये पहले पता चाहिए कि क्या क्या होता है, क्या क्या करना चाहिए। लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सोसाइटी में उनको क्यों योगदान देना चाहिए? मुझे लगता है ज़िंदगी का मतलब और मकसद ही वही है। ऐसा कहा जाता है कि आपको क्या लगता है ज़िंदगी में ना, रोटी चावल। आप पिज़्ज़ा हर दिन नहीं खा सकते हो, और जो पिज़्ज़ा हर दिन खाते हैं उनकी तो बहुत बुरी हालत होती है, ठीक है ना। तो ह्यूमन की ज़रूरतें है ना, मुझे हमेशा लगता है कि आपकी जो नीड्स है वहाँ तक सीमित चाहिए। वांट्स में आप आ गए तो फिर कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है जितना आप क्रिएट कर पाए, कुछ क्रिएशन किया, तो बहुत अलग मज़ा है। आपने किसी को सेल्फलेसली सपोर्ट कर दिया और उसकी ज़िंदगी बेहतर हो गई। आप करके तो देखिए एक बार। मैं तो हर दिन ये महसूस करता हूँ कि क्या बात है, ठीक है। तो ये अनुभव करना चाहिए।
ऐसा कहा गया है कि हर इंसान में ईश्वर का अंश है। ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर अंदर है। तो ये अच्छाई का मतलब ईश्वर होता है। तो हम सब में जो अच्छाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आने की कोशिश करना चाहिए। आपको पता है ना, देखो आप कभी आपको बहुत प्रॉब्लम आ गई और किसी अनजान इंसान ने आकर अचानक से और बहुत सहजता से आपको मदद कर दी और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो आप क्या कहते हो उसे? आप कहते हो अरे ये तो भगवान जैसा आ गया मेरी ज़िंदगी में, है ना? दैट इज़ भगवान। सो इट इज़ इन अस। तो मुझे लगता है जितनी अच्छाई, जितना अच्छा काम, सच्चा काम हम कर पाए करना चाहिए। और दूसरा तो मुझे बताना है कि जो भी आपको दिव्यांगजन मिलेंगे, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चे मिलेंगे, ऑर्फन्स मिलेंगे, ट्रांसजेंडर्स मिलेंगे, आप उनसे फ्रेंडली बात करो। वो इंसान है यार, है ना? हमारा कोई उनसे वास्ता ही नहीं होता, ऐसा रहते हैं। तो उनसे बात करो। उनको बहुत दया नहीं चाहिए, दोस्ती चाहिए। उनको हर बार आपकी मदद ही नहीं चाहिए, आपके साथ बस बातें चाहिए, आपका साथ चाहिए। तो ये करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? हम इंसान हैं। जंगल राज अलग होता है ना। जंगल में हर प्राणी मैं कैसे जिंदा रहूँगा उतना सोचता है, दूसरा प्राणी कैसे जिंदा रहे इसके लिए काम नहीं करता है ना? हम मनुष्य इसमें हैं, जीवन में है। तो मैं सोचता हूँ कि हम लोगों के साथ एम्पैथी से रहें और इससे ही दुनिया सुंदर होगी। पहले हमें वैसे होना होगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है इसका नाम है वाइवा विद डॉक्टर रानी, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी एंड इस बार जवाब छोटे एंड क्रिस्प दीजिएगा, क्योंकि दिस इज अ रैपिड फायर राउंड। डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसे ही हम करते हैं। हाँ, फॉर श्योर। व्हाट इज योर फेवरेट फूड? सेव सब्जी और बैंगन भरता, ये खानदेश की ट्रेडिशन है और मुझे बहुत पसंद आता है। हमारे दर्शकों को हम बताएंगे कि हम यहाँ पे इसको भरीत बोलते हैं। भरता या भरीत। भरता। भरीत। तो व्हाट इज एन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ? आइडिया ऑफ मीनिंगफुल लाइफ जिसमें त्याग और सेवा होता है। व्हाट एन आइडिया सर जी। आपका फेवरेट गाना? मेरा फेवरेट गाना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये वाला। Indeed. आपकी फेवरेट पिक्चर? तारे ज़मीन पर, सितारे ज़मीन पर, इन शॉर्ट बताऊं, आमिर खान की सारी मूवीज़। और मेरे वो बहुत ही करीबी दोस्त भी है। आपने उनके साथ सत्यमेव जयते का एक एपिसोड भी किया था, जो मैंने तो देखा है। उनकी सारी मूवी मुझे पसंद है। आपके स्टूडेंट्स आपको कैसे, एक शब्द जिससे वो आपको डिस्क्राइब करते हैं? मेरे स्टूडेंट मुझे मास्टर कहते हैं। मास्टर का क्या मतलब है? जैसे हिंदी में मास्टर जी होता है ना, तो मराठी में मास्तर होता है। अच्छा। लेकिन उसका एक अलग मीनिंग है। जो इंसान स्टूडेंट्स के साथ माँ की स्तर पर जाकर सोचता है और रहता है, उसे मास्तर कहते हैं। तो माँ का प्यार और बाप का डिसिप्लिन, ये दोनों देने की कोशिश मैं करता हूँ, तो इसलिए मुझे वो मास्तर कहते हैं। तो आपका स्तर बिल्कुल माँ की तरह है, इसलिए आप मास्टर हो। कहते हैं। दीप स्तंभ का क्या मीनिंग है? जो समंदर में जो भटके हुए जहाज होते हैं या फिर जो भी जहाज चलते हैं, उन्हें दिशा देना, प्रकाश देना और दृढ़ता देना, ये काम दीप स्तंभ का होता है। और वही काम एजुकेशन फील्ड में टीचर का होता है। वो बच्चों के साथ नहीं चलना चाहिए, उसने सही दिशा देना है। यदि अंधेरा है तो प्रकाश देना है और ऐसे दृढ़ रहना है जिससे वो भी सीखे कि दृढ़ रहे ज़िंदगी में। आपकी लाइफ में दीप स्तंभ का क्या महत्व है? ये एक ही बात है। हाँ। दीप स्तंभ और मेरा जीवन, ये दो अच्छा। अलग बात नहीं है, ये एक ही बात है। दीप स्तंभ इज़ माई लाइफ।
और दीप स्तंभ में जो आपने जो मनोबल इनिशिएटिव किया, तो मनोबल का क्या मतलब है? मनोबल का मतलब है, देखो क्या होता है, आपके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, माँ बाप नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। फिर भी यदि आपके मन में बल हो, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड हो, तो आप कुछ भी सह सकते हो और कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ मनोबल चाहिए, कुछ ना हो चलेगा, मनोबल चाहिए। और मनोबल यदि आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी फेवरेट किताब? मेरी फेवरेट किताब थी, इट इज़ इन मराठी, इंग्लिश में भी है वो एक्चुअली, रोजिंग कॉल टू हिंदू नेशन, जो मैंने पहली किताब पढ़ी थी, जिससे मुझे ये सब पता चला था, देश, समाज, संस्कृति, धर्म, ये सारा बहुत बढ़िया है। विवेकानंद जी के ऊपर है, एकनाथ जी रानड़े ने लिखी हुई है। इफ़ नॉट एजुकेशन, आप अभी लाइफ में क्या कर रहे होते? हाँ, मैं काउंसलर बनता। काउंसलर बनते फॉर ऑल द पीपल इन नीड, है ना? या मुझे वो काम अच्छा लगता है। फिर से वही कि किसी का प्रॉब्लम सॉल्व होना तो मुझे अच्छा लगता है। आपको कभी अपनी लाइफ में सेल्फ डाउट हुआ है? आज तक नहीं हुआ। इस काम करते हुए, काम करने के पहले हुआ था, लेकिन ये काम करते करते मैं हमेशा कहता हूँ, इस काम मेरी वजह से नहीं खड़ा हुआ, इस काम की वजह से मैं खड़ा हूँ। क्योंकि मैंने ये सारा काम करते करते बहुत कुछ सीखा है। माई स्टूडेंट्स आर माई इंस्पिरेशन एक्चुअली। उनके साथ रहते रहते मैंने ज़िंदगी के बहुत सबक सीख लिए। तो मुझे सेल्फ डाउट होता नहीं है, क्योंकि सेल्फ के बारे में और ज़िंदगी के बारे में कंसेप्ट बहुत सी क्लियर है। जब आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं ना, तो समझना है कि थोड़ा बैड पैच है, और वो हर इंसान के ज़िंदगी में। आप कुछ गलत करें या ना करें, आपको कुछ प्रॉब्लम से गुजरना ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया फिर भी मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे सवाल नहीं पूछने हैं। दैट इज़ पार्ट ऑफ एनी ह्यूमन लाइफ। तो बस स्वीकार करना है, हल ढूंढना है और धीरे धीरे आगे चलना है। जैसे स्पीड ब्रेकर आते हैं, हम सफ़र करते हैं तो हम वापस नहीं लौट जाते ना स्पीड ब्रेकर से। हम थोड़ा स्पीड धीरे करते हैं, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली गाड़ी निकालते हैं और आगे जाते हैं। अगर आपकी लाइफ का सफ़र एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, तो वो एक शब्द क्या होगा? मीनिंगफुल, पर्पसफुल। हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड है जी। इसके लिए हमारा आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का ये है कि इस देशभक्ति के लिए एक आम नागरिक को क्या क्या करना चाहिए, हम सबको? पहले तो ये कृतज्ञता भाव होना चाहिए कि हम इस देश में हैं। ये विश्व का ऐसा देश है, यहाँ आने के लिए भी बहुत बड़ा भाग्य लगता है। ये कृतज्ञता भाव हमारी ज़िंदगी के बारे में भी चाहिए कि हम वी आर ह्यूमन एंड वी आर इन इंडिया। इट्स अ ग्रेट फीलिंग, ग्रेट थिंग। देश कोई फिज़िकल या जोग्राफिकल चीज़ नहीं होती है। उस देश के लोग, इसका मतलब देश होता है। तो मुझे लगता है हम जैसा विचार करेंगे, हम जैसी कृति करेंगे, हमारी जो आदतें होंगी, हम जो कर्तृत्व करेंगे, इसका मतलब हम जो काम करेंगे, जिस प्रकार का करेंगे, इन सब से देश आगे बढ़ता है। इन सब से देश की इमेज बनती है। देखो, मैंने इतना अच्छा यदि कोई काम कर दिया तो पूरे विश्व में लोग बोलेंगे अरे ये कहाँ से है, बोलते हैं इंडिया से है, भारत से है। वैसे ही हमसे देश बनता है। देश ने मेरे लिए क्या किया ये नहीं सोचना चाहिए, मैं देश के लिए क्या करता हूँ, ये भाव बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, हमारा काम बहुत ही क्वालिटी का होना चाहिए। जो भी आप काम करते हो वो यदि आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का करते हो, बहुत अच्छी सर्विस देते हो, बहुत ही प्रामाणिकता से काम करते हो, तो मुझे लगता है देश आगे बढ़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। यही फ़र्क है दूसरे देशों में। बहुत बताया जाता है, जापान के बारे में बताया जाता है, वर्क फोकस्ड के बारे में, यूएस के बारे में बताया जाता है। तो हमें समय से काम करना है, क्वालिटी का काम करना है और प्रामाणिकता से करना है। और उसके आगे जाकर यदि आपने फिर सेवा भाव से काम किया तो ज़िंदगी और देश सब कुछ बहुत बढ़िया स्तर पर जाएंगे। तो इसलिए आप कुछ भी करोगे तो सोचना मैं मेरे देश के लिए कर रहा हूँ। ये यदि हम करेंगे तो ही देश आगे जाएगा। देश सिर्फ गवर्नमेंट कौन सी बनती है उससे नहीं आगे जाता है। अब तो माहौल ऐसा है कि बहुत कुछ करने के लिए सुविधाएं हैं या फिर प्लेटफॉर्म है, लेकिन देश का ह्यूमन रिसोर्स डिसाइड करता है कि वो देश कहाँ जाएगा।
और इसलिए हमारे देश का प्रोडक्ट, हमारे देश की सर्विस बहुत ही क्वालिटी की चाहिए और हमारे देश में कोई दुखी नहीं चाहिए। आप ऐसा करोगे कुछ लोग बहुत आगे चले जाएंगे और बाकी बहुत लोग पीछे रह जाएंगे, ऐसे देश की तरक्की नहीं होती है। इसलिए हमारे देश के दिव्यांग, हमारे देश में जो अनाथ है, हमारे देश के ट्रांसजेंडर, हमारे देश के किसान, हमारे देश की आज भी रूरल ट्राइबल की बहुत सी महिलाएं, इनके लिए हम सब मिलकर क्या करें। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये पॉलिटिशियंस का काम नहीं है, हम सबका काम है। और ये हमारे भाई बहन है ना, हम कहते हैं ना भारत हमारा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन है। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है वो समझे, मेरा कर्तव्य क्या है। हमने बहुत बार जाना है ये कि लोगों को हक अभी पता हो गए कि मेरा हक क्या है मेरे देश में, लेकिन मेरे देश में मैं रहता हूं नागरिक के तौर पर, मेरे कर्तव्य क्या है नहीं पता। लोगों को पता ही नहीं है तो करने की बात ही नहीं है। और जिनको पता है बहुत कम लोग हैं जो कर्तव्य पार करते हैं। तो मुझे लगता है कर्तव्य करेंगे और हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, अगले 10 साल में हमारा देश बहुत आगे जाएगा। हमने हमारी संस्था के तौर पर और मेरी निजी ज़िंदगी में तय किया है कि अगले 10 साल में भारत में दिव्यांग, ऑर्फन और ट्रांसजेंडर बच्चों के रेसिडेंशियल हायर एजुकेशन की समस्या हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, ये तो करके रहेंगे। और अगले 25 साल में विश्व के कम से कम 70 देशों में ये मॉडल रेप्लिकेट होगा। सो दिस वुड बी अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। तो ये हमने हमारे तौर पर डिसाइड किया है। ठीक है, आपको लगेगा ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा नहीं है। हमारे मन में ताकत ये है, जो मैंने पहले ही कहा था, जो जितना और जैसा आप सोचोगे वो उतना और वैसा ही आपके ज़िंदगी में होगा। तो हम इस विचार से आगे जाएंगे तो हम भी महान बनेंगे, और जब हम महान बनेंगे तभी ही देश महान बनेगा। जुरवेंद्र जी, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपसे बात करके इट वाज अ गिफ्ट फॉर मी फॉर श्योर। और ऐसा लग रहा है कि हमारा ये सफ़र ख़त्म ही ना हो, लेकिन टिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, सबको धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू।